खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। माह फरवरी सन 2022 की 16 तारीख आज है। हस्बे वादा सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं प्रोग्राम सलाम जेके में, और कोशिश हमारी ये रहती है कि प्रोग्राम सलाम जेके में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। हुकूमती इदारों की तरफ से फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों के पस मंज़र में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की अमल दरामद है, अवाम क्या कुछ सोच रही है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। कुछ तबसरा करते हैं, कुछ तज्जिया करते हैं, और उस बीच आपकी भी बात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 मरहलों पर यह प्रोग्राम होता है। पहले और दूसरे पड़ाव पर मुकम्मल तौर पर जहाँ ख़बरों का सिलसिला चलता है, वहीं पर तीसरे पड़ाव पर हम आपकी आवाज़ को हुकूमत तक भी पहुंचाते हैं, और वक्त होता है 9:42 का या 45 मिनट। इसी के आसपास हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं, जब आप और हम गुफ्तगू करते हैं और आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश होती है, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी बात को सुने। आज भी यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन आपको हर दिन की तरह आपको याद दिलाते चले कि टेलीविज़न चैनल पर आप हमें तो देख रहे हैं, टीवी पर बराह रास्त नशरियात तो आपके पास आ रही है। अगर आप इन नशरियात को और भी देखना चाहते हैं, या हमारी बैक नशरियात को देखना चाहते हैं, माजी की नशरियात को देखना चाहते हैं, कल की नशरियात को देखना चाहते हैं, तो कैसे आप वो देखें? उसके लिए आप फेसबुक पर आएंगे, पेज हमारे 2 ऑफिशियल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब उसे करेंगे। वहाँ पर आप पूरे दिन हमारे साथ अपडेट रहेंगे, माजी की भी खबर देख सकते हैं, पिछले महीनों की भी खबरें देख सकते हैं, और इन प्रोग्रामों के हवाले से आप तजिया तबसरा भी वहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब हमारे पास ऑफिशियली 2 है, दोनों ऑफिशियल पेज पर हम अपडेट करते हैं। प्रोग्राम अपलोड होकर आपके पास आता है, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी आप जिस प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो आज भी लगातार जारी रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आइएगा, जहां पर 3 ज़ुबानों में हम आपके पास खबर रखते हैं, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में, इस उम्मीद के साथ कि तीनों ज़ुबानों को फ़रोग मिले और तीनों ज़ुबानों के जानने वाले, पढ़ने वाले हमारे साथ जुड़े रहें, और आप अपना फीडबैक तीनों ज़ुबानों में हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जी जहाँ पर आप और हम पूरे दिन गुफ्तगू करते रहते हैं, पूरे दिन आप और हम बात करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं माजी में क्या कुछ हुआ। 16 तारीख फरवरी क्या कुछ सबक हमें पढ़ा चुकी है, याद दिलाएंगे उस सबक को। मेरे साथी आसिफ रशीद हस्बे वादा आज भी स्टूडियो में मौजूद है। शुक्रिया बहुत आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, साथ देने के लिए, फीडबैक्स के लिए, आपके जो कीमती आरा हम तक पहुंचती है उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ हमेशा की तरह आज भी करेंगे, और आज इतिहास क्या कुछ बताता है, तारीख क्या बताती है। 16 तारीख फरवरी की 2023 साल 2004 में आज ही के दिन इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के हुकाम के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ था। साल 2004 16 फरवरी के दिन 1918 में लुधियाना ने आज के दिन खुद को आजाद मुल्क करार दिया। इसके अलावा 16 फरवरी को आज ही के दिन 1969 में मिर्जा गालिब की 100वीं बरसी पर डाक टिकट का सिलसिला जो मुल्क के अंदर है वो शुरू हुआ। यूं तो कल उनकी बरसी थी, लेकिन मुल्क के अंदर 1969 में पहली मर्तबा ये फैसला लिया गया कि मिर्जा गालिब को ही एक ट्रिब्यूट पेश किया जाए, और उनकी 100वीं बरसी पर फैसला लिया गया कि डाक टिकट जारी होने चाहिए। साल 2001 में आज ही के दिन अमरीकी और बरतानी तैयारों ने इराक पर हमला किया। 4 शहरों पर बम गिराए गए, मुतअद्दिद लोगों की अमवात हुई, और खित्ते के अंदर एक नई कशीदगी ने जन्म लिया। इसके अलावा पहला तैयारा लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के दरमियान जिसने आज के दिन उड़ान भरी, आज के दिन उड़ा 16 फरवरी 1914 को, यह पहली इस तरह की बड़ी परवाज थी जो 2 बड़े शहरों को कनेक्ट करते हुए यूरोप से अमेरिका तक। 1927 में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तुर्की से दोबारा सिफारती ताल्लुकात बहाल कर दिए। बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, और उसके बाद नेटो में शामिल करने के लिए तुर्की के साथ कामकाज शुरू हुआ। साल 1961 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किया। 16 फरवरी का दिन था, आज के दिन शुरुआत हुई। और 2009 में कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा प्रणब मुखर्जी, जो बाद में सदर भी बने हिंदुस्तान के, उन्होंने साल 2009 और 10 का अबूरी बजट आज के दिन यानी 16 फरवरी 2009 में पेश किया था। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में ये चंद अहम वाक़यात थे। मुख्तसर फहरिस्त आपके सामने, चंद पॉइंट्स आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए रखे।
लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे ही। आप अपने फीडबैक्स हम तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, सवालों के जवाब भी दीजिएगा और अपनी आरा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब खबरों की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत आज भी मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ जम्मू सुबह आपको लिए चलते हैं, जहां पर अच्छी खबरें थी, लेकिन अच्छी खबरों के बीच लोगों में डर, तनाव या एक तरह से खौफ भी है। और वो खौफ इस वजह से उस इलाके के अंदर जहां लिथियम पाया गया था और हिंदुस्तान का पहला शहर या पहला गांव बनने का शर्फ सलाल गांव को हासिल हुआ था। लेकिन खुशहाली और मिसाल की सलाल गांव जहां मुल्क के अंदर खुशहाली का एक या मिसाल कह लीजिए पूरे मुल्क के लिए बना था, वहां पर मकामी आबादी में कुछ खबरें जब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी हैं तो एक किस्म का डर और खौफ भी देखा जा रहा है। पूरी डिटेल्स और आपके सामने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर रखेंगे। बिल्कुल जी, बड़ी खबर और अहम बात यह है कि जिस गांव के अंदर ये कुदरती ज़ख़ीरा पाया गया उसका नाम सलाल गांव है। गुज़श्ता दिनों उस गांव के हवाले से हमने आपको एक तफसीली रिपोर्ट भी बताई थी, लेकिन अब इस गांव के लोगों की नींद उड़ चुकी है और इतलात और ख़बरें जो वहाँ से आ रही है वो ये आ रही है कि सलाल गांव के लोग जहाँ मुल्क की खुशहाली में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान और अपना तरीका देना चाहते हैं, अपना हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें इस बात का भी खदशा है कि इन ज़मीनों से यानी सलाल की ज़मीनों से उन्हें बेदखल ना किया जाए, यानी उन्हें बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए और उन्हें बेघर ना किया जाए और उनके रोज़ी रोटी पर कोई आँच ना आए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब पंचायत सतह पर एक इजलास तलब करने की बात भी कही गई है। 2 पंचायतें हैं, दोनों पंचायतों का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। आपको याद होगा कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर 5.9 मिलियन टन का ज़ख़ीरा जो लिथियम का है वो सलाल रियासी ज़िले का ये गांव है, वहाँ पर होने की उम्मीद जाहिर की। उसके बाद रिसर्च हुए, पहले भी ये डॉक्यूमेंट सामने आया था, लेकिन उसके बाद जब इसी महकमे के एक बड़े ज़िम्मेदार ने दिल्ली के अंदर एक सेमिनार के अंदर बात रखी तो इसकी तस्दीक हो गई। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद इस सलाल गाँव के जो 2 पंचायतें हैं, सलाल कोटली और सलाल कलोट, ये 2 गांव जो है, ये जो 2 पंचायतें हैं, इनमें कमोबेश 10,000 से 12,000 की आबादी है और अब उन्हें यह खदशा जाहिर हो रहा है और लगातार वो टीवी पर टकटकियां लगा रहे हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, सरकार इस सिलसिले में क्या करेगी। और वो लगातार हमारे साथ भी राब्ते में रहते हैं, अक्सर ये पूछते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, अब क्या होगा, कैसे लेना होगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर, ये पहाड़ के अंदर नहीं है, ज़मीनों के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर पाई गई है। और वहाँ की मकामी आबादी का मानना है कि उनके पास ज़रिए माल जो है वो सिर्फ ये ज़मीनें हैं। अगरचे इस 10,000 की आबादी में सरकारी मुलाजमतों की फ़हरिस्त काफ़ी कम है, शरह काफ़ी कम है, ताहम एक अक्सर खासी आबादी यानी 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो इन्हीं किसानों की है जो अपने खेतों में जाकर रोज़मर्रा का काम करते हैं। और ये तस्वीरें आपको जब इनके हाथों में है तो आप ये समझ सकते होंगे, एक तरफ से खुशी भी है और दूसरी तरफ से डर और दहशत भी उनके चेहरों पर साफ नज़र आ रहा है कि कहीं कल सरकार इसे नोटिफाइड ना करे और नोटिफाइड करने के बाद उन्हें बाहर ना जाना पड़े तो उनके जरिए माश का, उनकी जिंदगी का, उनके दीगर मामलात का क्या बनेगा। एक चीज और भी इशफाक, ये वही रास्ता है जो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेल के जरिए कनेक्ट करेगा। तो जो मंसूबा है, प्लान है, वो इसी हिस्से को कनेक्ट करता है और सलाल से होते हुए वो प्रोजेक्ट भी जाएगा। अगर टनल की जरूरत पड़ी तो वो इस इलाके को टच करेगा, इसलिए भी सवाल काफी ज्यादा है। अच्छा जी, एक तो ये तो आसिफ आपको बता रहे हैं कि ये क्यों हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सलाल आज पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है जी, इससे पहले भी 1-2 बार ये सुर्खियों में ना पैलेट को लेकर जो छर्रे निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर काफ़ी ज़र्रे निकलते थे तो उनका छर्रे बनाए जाते थे और वो छर्रों का इस्तेमाल शिकारी लोग जो है वो जंगलों में जाकर शिकार का करते थे, जिनके पास लाइसेंस बंदूक होते थे। वो छर्रे वाली गोलियाँ जो बनती हैं वो भी इसी सलाल के इन इलाकों से लेकर लोग वो आयरन और वो चीज़ें जो होते निकालते थे। तो कुल मिलाकर अब वहाँ पर पंचायत का इजलास होगा, पंचायत के इजलास में कई मामलों पर बहस होगी। अब हम इसलिए सरापा ये जो उनके चेहरों में एक तजब्जुब है, एक खौफ है, एक दहशत है, वो इसलिए कि अगर सरकार ने इस पूरे एरिया को नोटिफाई कर दिया तो वो जाएंगे कहाँ। तो उन्हें यह भी उम्मीद है कि सरकार अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो ज़रूर उन्हें रिहेबिलिटेट उस तरीके से किया जाएगा जो ऑनरेबल रिहेबिलिटेशन हो, जिससे उनकी जिंदगियाँ अजीरन ना बने बल्कि उनके मुस्तकबिल तारीख होने के बजाय सवर जाए।
जाए। तो बड़ी बात ये सलाल के हवाले से हमने आपको बताई, जहां पर तकरीबन 10,000 की आबादी इन दिनों गोनागू मुश्किलात से दो चार है, तरह तरह की अफवाहें वहां पर पहुंच रही है, लेकिन हम उन्हें एश्योर आज ये करना चाहते हैं कि सरकार ने अभी इस पूरे मामले पर कोई भी हतमी फैसला नहीं लिया है। जो अफवाहें और जो कई बातें गर्दिश कर रही है हवा में कि उन्हें बेदखल किया जाएगा ज़मीनों से, हमने जब स्टेट डिपार्टमेंट के कई जिम्मेदार लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी कोई मंसूबा नहीं है। सरकार जब इसको लेगी तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से लेगी कि अवाम के जायज़ हुकूक को भी पामाल ना किया जाए और स्टेट एक्सचेकर को भी नुकसान न हो, बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है कि इस 10,000 की आबादी को खाली कराया जाएगा, वहाँ सरकार ज़बरदस्ती अपने तहवील में इसको लेगी, इस तरीके का अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं है सरकार के पास और ना ही कोई इस तरीके का मंसूबा ज़ेर गौर रियासती इंतज़ामिया के पास है। ये मैं वसूख के साथ आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। अब आते हैं जी आगे, ज़रा बात जब सरकार की हो रही है, एक तरफ से कुदरती ख़जाने हमारे पास है, दूसरी तरफ से खबर ये है कि जनाब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बातें एक बार फिर सामने आ रही है। यानी साल 2022 में कई बार सरकार के अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरमायाकारी हो रही है, लेकिन अब 2023 के फरवरी के महीने में भी एक बार फिर अदाद-ओ-शुमार सरकार की तरफ से सामने रखे गए हैं और सरकारी ज़राया जो बता रहे हैं वो 60,000 करोड़ से ज़्यादा 66,000 करोड़ रुपीस जो है वो एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को मिल चुके हैं। 66,000 करोड़ रुपीस। और यह माना जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी की हिस्ट्री के अंदर, यानी अब हम हिस्ट्री कब से मानेंगे जी, 19 तारीख को या 5 तारीख को जब से यूनियन टेरिटरी बनी, नहीं, बल्कि अगर आप इसको और भी पीछे खंगालें तो जम्मू कश्मीर की तारीख में 66,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अगर हम सही माने तो ये वाकईतन एक बड़ा मंसूबा है और एक पहली बार इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया है। और ये भी बातें सामने आ रही है कि कमोबेश 455 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना काम ऑपरेशन शुरू किया है। अब जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं तो थोड़ी देर में हिलाल के पास चलेंगे जो टेक्निकली साउंड है जी इस पूरे मामले पर, कि ऑपरेशन किसको कहते हैं, जमीन लेने को और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को, या ऑपरेशन उसको कहते हैं कि मैंने एक फैक्ट्री बनानी थी वहां से जो आउटपुट निकल रहा है वो ऑपरेशन होता है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। ये तो ये कहा गया कि 455 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो ऑपरेशनल हो गए हैं जी। उसके साथ साथ सरकार का यह भी मानना है कि जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप और दीगर चीजें जो है वो एक मॉडल के तौर पर हम ले रहे हैं जी, और ये मॉडल है 4:0 का, जिसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल बनता है इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के हवाले से। आत्मनिर्भर भारत की ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है, ये भी दावा है इसमें, और ये कहा गया कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है, और आत्मनिर्भर भारत का ख्वाब जो पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखा था उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हम सरकार के ज़रायों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये इतला और ये जो बातें सामने आ रही है 67 करोड़ रुपया एक साल के अंदर प्रपोजल्स आए हैं, इससे पहले हम 55,000 करोड़ की बातें सुन रहे थे और साल 2023 में अब 67 करोड़ तक ही आ गया। लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी है क्या, और ये ऑपरेशनल किसको कहते हैं जी, ये जानने के लिए सीधे हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। फिलहाल हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं जी, सीधे श्रीनगर चलेंगे, क्योंकि एक बड़ी और अहम और दिलचस्प खबर ये है कि हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बीच आज जब CMI की रिपोर्ट को हम देखते हैं, वो इदारा जो पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह को खंगालता है और हर महीने अपनी रिपोर्ट वेबसाइट पर डालता है, जिसका जिक्र पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, कई बार मिनिस्टर्स अपनी रेफरेंस में देते हैं और कई अहम डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका जिक्र होता है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो CMI की रिपोर्ट क्या बता रही है कि माह फरवरी यानी माह जनवरी के इख्तिताम तक जो सबसे ज्यादा शरही बेरोजगारी है जी वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब उसमें बेरोजगारी की जब शरह सबसे ज्यादा है उसमें कई वजूहात हैं। एक तो हमारे पास सरकारी नौकरियों का उतना ज्यादा रोल बना नहीं पिछले कई सालों से, फिर सरमायाकारी उतनी हुई नहीं है, वो मुझे इस तरीके से लग रहा है कि अगर हुई होती तो फिर बेरोजगारी की शरह कम हुई होती। जब वो बढ़ रही है और मुल्क में पहले पायदान पर है तो दूसरी तरफ से ये 67,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल आना एक बड़ा मंसूबा सामने है। तो आखिर लैतुलैल कहां पर है
लिक्यूनास कहां पर है, क्यों ये पूरी चीजें सामने खुलकर नहीं आ रही है। हिलाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सरकारी दफ्तरों से जो खबरें सामने आ रही है कि 67,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास 1 साल के अंदर हिस्ट्री में पहली बार आया है, ये भी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 455 इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गए जी, उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। एक खबर यह है। दूसरी तरफ से सीएमआई की रिपोर्ट को जब मैं खंगालता हूं तो मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारी रियासत यूनियन टेरिटरी के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। सरकार के दावे, सीएमआई की रिपोर्ट और ये 455 यूनिट ऑपरेशनल होना टेक्निकली क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके से आप इस खबर को खंगाल चुके हैं? बिल्कुल गौहर, 455 नहीं बल्कि जब आप पूरी तरह से देखेंगे तो 1455 यूनिट्स बता रहा है सरकार की, वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर फंक्शनल है। और 66,000 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर आ रही है इस साल के दौरान। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने हर वक्त कहा है कि इन्वेस्ट करना और सस्टेन करना ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी एंटरप्रेन्योर्स ने, अभी यूनिट होल्डर्स ने सरकार की मुख्तलिफ पॉलिसीज का फायदा उठाकर अपने यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, अपना यूनिट एस्टैब्लिश किया होगा। और अभी ये उनका पहला साल अगर सरकार के मुताबिक है तो उनका पहला इनिशियल स्टेज है। इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सस्टेन करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर मैंने देखा कि 13,500 यूनिट्स में से एक ही झटके में 6,500 से 7,500 यूनिट सिक हो गए हैं। यह साल 2019 का डेटा जो पार्लियामेंट के अंदर दिया गया है कि आउट ऑफ 13,000 प्लस जो यूनिट्स यहां पर काम कर रहे थे, एक ही झटके में जब 5 अगस्त हुआ तो उसके बाद 13,000 यूनिट्स यहां पर डिफंक हुए हैं। डिफंक क्या हुए कि वो बिल्कुल सिक हो गए हैं, चलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उससे पहले नोटबंदी भी हुई थी, जीएसटी भी आया था और हम टेल एंड पे स्टेट है, जम्मू कश्मीर टेल एंड पे है। जब हम यहाँ की टोपोग्राफी और जियोग्राफी देखते हैं तो आपको पता है कि आपकी डिपेंडेंसी है प्रोक्योरमेंट को लेकर, खासतौर पर जब हम रॉ मटेरियल का जिक्र करते हैं। हाँ, यहाँ पर सस्टेन वही बिजनेस करता है जो फ्रूट इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो, एग्री इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो, जिसमें आपके जैम्स हैं, जेलीज है, मार्मलेट्स है, टॉफीज है। इस सेक्टर के आसपास जो सर्वाइवल है वो नजर आता है। बाकी जैसा कि सरकार ने दावा किया है कि इतने 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रही है, इन्वेस्टमेंट आई होगी, लेकिन क्या उनकी सस्टेनेबिलिटी होगी वो देखने वाली होगी। नहीं, इसमें जो मैं देख पा रहा हूं तो ये करके हमने जी रिसीव किया जी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ये तो 67,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आए। इससे पहले हम सुन रहे थे 55,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आए। अगर मैं लास्ट ईयर और इस ईयर को करीब करूं तो एक अच्छे खासे प्रपोजल्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन क्या ग्राउंड जीरो पर इन प्रपोजल्स की अमल दरामद हुई है? जो आप कह रहे हैं कि 1400 से ज्यादा यूनिट्स आ चुके हैं, क्या वो सस्टेनेबल है यूनिट्स यहां पर, और किस तरीके के यूनिट्स है? क्या उसमें कोई डिटेल सरकार की तरफ से अभी तक रखी गई है? देखिए, अभी तक तो विजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी होती तो फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो फिर उसकी आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत सस्टेनेबल होती जम्मू कश्मीर के अंदर भी। जब हम देखते हैं आज आप किसी आम दुकानदार के पास, छोड़िए किसी यूनिट होल्डर को, किसी आम दुकानदार के पास जाइए, आपको लगेगा कि बिजनेस कहां पर है। वैसे तो एक एंटरप्रेन्योर जब हम भी अपने लेवल पर देखते हैं तो आज मार्केट बहुत मंदा है, 1.5 साल 2 साल से मार्केट बहुत खराब है और इसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से नए यूनिट्स का आना, जैसे कि मैंने कहा कि किसी ने बैंक से लोन लिया है और उसके बाद उसको इन्वेस्ट किया है और सरकार ने इसे अपने खाते में एक अचीवमेंट समझी है, ये अचीवमेंट नहीं है बल्कि एक शुरुआत है, इसका वेलकम होना चाहिए। लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा? सस्टेनेबिलिटी के लिए सरकार की कोई भी मदद नहीं मिलती है। अगर कल के डेट में इस यूनिट को कुछ भी होता है, मुझे पता है कि मार्केटिंग में कहां से सरकार का सपोर्ट मिलता है, कहीं से भी सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। सरकार का सपोर्ट किसी भी यूनिट को इन्वेस्ट करने या उसको इनिशिएट करने में मिलता है, उसमें सरकार की जानिब से 30-35% आपको सब्सिडी मिलती है, और भी कुछ चीजें, और भी कुछ मुराद मिलते हैं, लेकिन फिर उस यूनिट को आगे चलाना एक चैलेंज होता है और उसी चैलेंज में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूनिट होल्डर्स हैं, वो गिर जाते हैं और पड़ जाते हैं और उनके यूनिट सिक हो जाते हैं। दूसरी बात मैंने आपको यही कहा कि यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, सनती इनकिलाब होगा, वो इन अल्फाज से उन्होंने इसे ताबीर किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ये सनती इनकिलाब मुमकिन है?
क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आप रॉ मटेरियल को लेकर डिपेंडेंट है दूसरे स्टेटों को। जब आप दूसरे स्टेटों से रॉ मटेरियल लाते हैं और उसका बाद आपके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आप मुल्क की दूसरी किसी रियासत के साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले ही हाईएस्ट वैल्यू पे जो है तैयार होता है। तो उसके बाद आपकी जो कॉम्पिटेंसी रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर ही रहती है, और जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी है कि यहाँ पर उतना प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाए। ये तो एक मोटा पहलू और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी ओर आपने जिक्र किया। अब मैं सरकार के जब फिगर्स को देखता हूँ, कहा जा रहा है कि जनाब एक बड़े होटल चेन्स आ रहे हैं जी, फिर हम देख रहे थे कि जनाब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार इस तरीके की बातें आ रही। बीच में कहा गया जी कोविड था इसलिए नहीं हुआ, अब कोविड से भी बाहर आए हुए काफी वक्त हुआ और पूरे मुल्क के अंदर जिस शिद्दत के साथ काम हुआ, यूपी के अंदर तीसरी समिट हुई, जम्मू कश्मीर में अभी तक भी समिट का नाम तक नहीं आया। इन्वेस्टमेंट समिट जो बड़ी बात हो रही थी कि जनाब इन्वेस्टमेंट समिट होगी और फिर वजीर आज़म साहब उसमें आएंगे, इन्वेस्टर्स को एक और मौका दिया जाएगा, तो वो भी तो एक बड़ा चैलेंज है। अभी हम उस प्रोसेस में भी कहीं आगे नहीं बढ़े हैं। फिर लैंड बैंक का भी एक बड़ा इशू अभी बन रहा है, जहां लैंड्स आइडेंटिफाई की गई हैं वहां बुनियादी सहूलियतें नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो मंसूबे तो आएंगे, पूरे मुल्क से लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं कर पाए तो क्या यह मुमकिन है कि हम जो ये ख्वाब देख रहे हैं ये शर्मंदे ताबीर होगा रवां साल के दौरान? ये टोटली टेंटेटिव फिगर्स लग रहे हैं, क्योंकि अभी आपका सेटअप वैसा नहीं है। जैसा कि आपने खुद भी कहा कि किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जब आप जाते हैं, किसी भी एस्टेट के अंदर जब आप जाते हैं, तो वहां पर सड़क की पहले कमी रहती है और उसके बाद 6 महीने आपका बिजली सिस्टम बिल्कुल डिबंक है। और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का प्रोडक्ट जो भी होगा, यहाँ पर जो भी आप चीज पैदा करोगे वो हाई कॉस्ट पे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री हाई वैल्यू पे वो तैयार हो जाएगा। और जब आपकी बिजली जनरेटर से पैदा करनी पड़ेगी, आपको जनरेटर इस्तेमाल करके फिर विंटर्स के 6 महीने 7 महीने के अंदर यहां पर प्रोडक्शन करनी होगी, तो प्रोडक्ट ज्यादा ही महंगा होगा। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि स्कोप जो है वो टूरिज्म सेक्टर के अंदर है। इसके साथ साथ क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना है नहीं, और दूसरी जाने प्राइवेटाइज की तरफ जब हम देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन हेल्थ सेक्टर के अंदर बढ़ रही है, तो उसमें एक स्कोप जरूर है। लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं है, ये मुल्क के अंदर हर किसी स्टेट के अंदर ऐसा इस रफ्तार से ये ग्रोथ चल रही है, चाहे हेल्थ को लेकर, क्योंकि सेहत दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और इसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत भी पड़ती है, आला इलाज की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के विजाज नहीं है, ये पूरे मुल्क की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इलाज ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए कि सरकार जिस तरीके का मंसूबा बना रही है उस मंसूबे की पजीराबी हो रही है, लेकिन जब अमल दरामद की बात कर रहे हैं तो शायद अभी दिल्ली बहुत दूर है इस पूरे मामले में। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा वजारत दाखिला की आपको आज से बताएंगे कि किस तरीके से अब आपको होशियार रहना है, और दाखिला वजारत ने एक हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। बिल्कुल, हेल्पलाइन उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है। ऑनलाइन एक मैसेज आता है, पता चलता है कि उनके बैंक खातों से पैसे कट गए हैं, लेकिन वजारत दाखिला इस पूरे मसले पर काम संजीदगी से कर रही है और अब जाकर, इससे पहले खुद इस हेल्पलाइन को आजमाया गया, पता चला कि जो मुतासरा अफराद हैं या जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ ये सारे मामलात पेश आए, जिनके बैंक खातों से पैसे कटे, जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, उनके लिए इस हेल्पलाइन का कामयाबी से इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद इसको अब पूरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल करने के लिए तैयारियां की गई हैं। साइबर क्राइम्स को क्रैक करने के लिए वजारत दाखिला ने नया मंसूबा बनाया है। एक तो ये कि अगर आपके बैंक खाते से पैसे कटते हैं तो 24 घंटों के अंदर ही धोखाधड़ी और फ्रॉड से लिए गए वो पैसे वापस कैसे आपके बैंक खाते में पहुंच सके, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और वो हेल्पलाइन नंबर है 155260155260। अब यहां बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर हम कॉल करेंगे तो डिटेल्स मांगी जाएंगी, बैंक खातों का पूछा जाएगा। वो बिल्कुल भी नहीं होगा, उस पर भी क्लैरिफिकेशन है। वजारत दाखिला के मुताबिक कई मरतबा हमें ये कॉल्स मौसूल हुई, मैसेजेस मौसूल हुए कि बैंक खातों से पैसा कट रहा है और पता भी नहीं चलता, या कोई अगर मैसेज आता है तो गलती से क्लिक भी हो जाता है, तब भी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो ऑनलाइन उनके बैंक खातों से पैसा काट लेते हैं। लेकिन वजारत दाखिला ने इसी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है कि अगर 24 घंटों के अंदर जो साइबर स्कैमर्स हैं, जो इस तरीके के मामलात को अंजाम देते हैं या पैसा काट आपके बैंकों से चोरी करते हैं, आपके खातों से निकालते हैं, वो कैसे 24 घंटों के अंदर वापस आपके पहुंचे। तो एक तो ये कहा गया कि एक हेल्पलाइन नंबर जो 155260, इस पर उस शख्स को कॉल करनी होगी जिसका पैसा कटा है। अब उस शख्स को कॉल करने के बाद उसके जहन में ये सवाल भी होंगे कि शायद मुझसे पिन पूछा जाएगा
यूपीआई पूछा जाएगा, जो सीक्रेट नंबर है वो पूछा जाएगा। तो वजारत दाखिला ने पहले क्लियर कर दिया है, जब ये कॉल आप करेंगे तो आपसे सिर्फ डिटेल्स, पिन और यूपीआई को छोड़कर बाकी चीजें पूछ जाएंगी। और इससे पहले कि आप सवाल पूछें या जिस शख्स से बात करनी हो वो पूछें, तमाम मुल्क के अंदर जितनी भी रियासतों में, यूटीज में बैंक्स हैं, उनको भी पहले से इतला दे दी गई है, उन्हें जानकारी दे दी गई है कि इस तरह की एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके वो तमाम लोग जिनके साथ ये मामला पेश आए, जिनके बैंक खातों से पैसा कटा है, वो कॉल करेंगे तो उनके साथ मस्बत रवैया होना चाहिए और उस हिसाब से उनके साथ पेश आया जाए। अगर आपके खातों से चोरी से रकम निकाली गई है, धोखा आपके साथ हुआ है और आपको पता भी नहीं है, बैंक बैलेंस चेक करने पर आपको पता चलता है कि पैसा आपके बैंक खाते से कटा है, तो ये जो नंबर स्क्रीन पर भी है, वजारत दाखिला ने ये नंबर जारी किए हैं और इस पर इसी तर्ज पर यह हेल्पलाइन पूरे मुल्क के अंदर अब चलेगी, जिस पर आपका चोरी किया हुआ या फ्रॉड से लिया हुआ पैसा वापस लाया जाएगा। वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करेंगे तो साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर का भी काफ़ी ज़्यादा फुली फंक्शनल है और कई शिकायतें उनके पास भी आई थी। और जो एदाद-ओ-शुमार NCRB की तरफ से जारी किए गए उसके मुताबिक क्राइम रेट जो 2021 के हवाले से जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि 150 से ज़्यादा केस साइबर क्राइम के रिपोर्ट किए गए थे जी जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन के अंदर, साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर 2021 के दौरान, जिसमें अब और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है जी पिछले साल के मुकाबले में। जब हम 2020 का आंकड़ा देखते हैं और 2021 का आंकड़ा देखते हैं तो 28.33% का इजाफा हुआ। डेट मीन्स न सिर्फ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस तरीके का फ्रॉड बढ़ रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। ठगी के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, लॉटरियों के नाम पर आपको लूटा जा रहा है, दीगर चीज़ों पर आपको लूटा जा रहा है, तो तुरंत आपने कुछ नहीं करना, सीधे साइबर पुलिस में जाकर अपनी FIR दर्ज करवानी है। यहाँ जो फोन नंबर हमने आपकी टीवी चैनल पर रख दिया है, इस टीवी चैनल के नंबर पर आप कॉल करेंगे 155260 जो वजारत दाखिला का नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो आपकी तमाम डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके केस पर कार्रवाई करते हुए पैसा भी वापस लाने का यकीन हुकूमत की तरफ से दिया गया। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जुबानों की जंग के बीच सरकार ने अपने मौकफ की वजाहत कर दी हिंदी को लेकर खबर, फिर आपको बताएंगे कि आलमी मादरी जुबान मदर्स डे अभी 1-2 दिन में है, लेकिन उससे पहले कश्मीरी जुबान के लिए एक और संगमील है, क्या कुछ हुआ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर जब तालीम की बात चल रही है तो बताएंगे कि सरकार का दावा तो कुछ था, लेकिन जनूबी कश्मीर के तलबा आज के दिन भी रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं, डिटेल के साथ, तफसील के साथ, छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।